हेलो बच्चों, पहले हम लोग जनरल सी बात कर लेते हैं। आखिरकार केमिस्ट्री में हमें आइडियल गैस पढ़नी है कि आखिर हम आइडियल गैस पढ़ क्यों रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्या आखिरकार कहानी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं। कि मान लो देखो, कई लोग ऐसा होगा कि हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उससे हमें पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है। अगर तुम किसी की स्टार्टिंग जानते होगे ना, तो तुम्हें वो टॉपिक बहुत अच्छी समझ में आएगा। और जिस चीज़ को स्टार्टिंग समझ में नहीं आती है ना, उसको वो टॉपिक ज़्यादा कठिन लगता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम समझ रहे हैं कि आइडियल गैस क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम आइडियल गैस क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइडियल गैस पढ़ने का पर्पज़ हमारा सिंपल सा इतना सा है कि हम जान सकें आखिरकार गैस कैसे बिहेव करती है। पहली जो वर्ड है वो है आइडियल। आइडियल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आइडियल में कुछ करेक्शन करके हम लोग रियल गैस को समझ सकते हैं। रियल गैस मतलब तुम बोलोगे कौन कौन सी है, जैसे CO2 है और बहुत सारी जितनी भी एयर देखते हो। इस समझ लो कि मिक्सचर ऑफ एयर इज़ नोन एज मिक्सचर ऑफ गैसेज इज़ नोन एज एयर। मतलब ये अब देखो, तुम्हारे एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे CO2 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 है, वाटर वेपर्स हैं, ढेर सारे हैं। मतलब इतने हैं कि तुम इसकी कोई सोच भी नहीं सकते हो, इतने तुम्हारे पास क्या है, चीज़ें हैं। लेकिन आइडियल गैस इसलिए पढ़ना ताकि उससे हम थोड़ा वेरिएशन कर सकें। देखो, कोई भी चीज़ पढ़नी इसलिए ताकि वो रियल लाइफ में उसे एडजस्ट कर सकें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। हमने 4 लॉ तुम लोगों को पढ़ाए हैं, बॉयल्स पढ़ाया, चार्ल्स पढ़ाया, अवोगाड्रो पढ़ाया, गे-लुसेक पढ़ाया। 4 लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। देखो, पहली चीज़ मुझे बता दूं तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप नोट्स नहीं बनवाते हो और आप ज़्यादातर इस समझाने में ज़्यादा गौर करते रहते हो। देखो बेटा, नोट्स के लिए ग्रुप है, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं रटाना नहीं चाहता तुम्हें। अगर तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ जो भी हमसे पढ़ रहे हो, उसे मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें उसमें मज़ा आने लगे। कि मतलब तुम कोई भी बुक पढ़ो, चाहे कितनी लेवल की पढ़ो, चाहे तुम NDA के लिए पढ़ो, एयरफोर्स के लिए पढ़ो, चाहे IIT के लिए पढ़ो, ये सब मैंने एग्ज़ाम क्रैक करी है, चाहे तुम नीट के लिए पढ़ो, इन सब में तुम्हें मज़ा आना चाहिए। सिंपल सा, अगर तुम्हें कोई टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया ना, तुम कोई भी कठिन बुक आराम से टैकल करना स्टार्ट करोगे। इसलिए चलो हम लोग पढ़ते हैं कि हमें आइडियल गैस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, पेन कॉपी उठा लो। पेन कॉपी, बिना पेन कॉपी के पढ़ाई नहीं होती है। अगर जिसके पास NCERT हो तो NCERT उठा लो, पेन कॉपी हाथ में ले लो और चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में बात लिखते जाना। देखो, हमारी जो पढ़ाई है, जो बच्चे बोलते हैं कि भैया आपकी पढ़ाई आयुर्वेदिक जैसी है, शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता है, धीमे धीमे आता है, लेकिन जब समझ में आता है तो इतना परमानेंट आता है कि कभी भूलते भी नहीं है। तो इस बात को ढंग से ध्यान रखना। ऑफलाइन में जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। देखो, हमारे यहाँ कभी ऐसे टॉपर बच्चे बहुत कम आते हैं जो बहुत टॉप हो पढ़ने, वो आए हैं। हमारे पास बिल्कुल लो वाले आते हैं, लो वालों को मैं टॉपर के बराबर में कर देता हूँ, तब जाके इम्प्रूवमेंट दिखता है। घोड़ा कहीं भी दौड़ेगा फर्स्ट ही आएगा। जब मिडिल वाले को तुम टॉप में लाओ ना, वो टारगेट होता है और वही सबसे बड़ी टीचर की खासियत होती है जो एक कर ले। तो सबसे पहले मैं आइडियल गैस स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? आइडियल गैस। क्या है? हमें पढ़ना आइडियल गैस के बारे में। आखिरकार आइडियल गैस इक्वेशन है, चलो कोई बात नहीं। हमें आखिरकार आइडियल गैस क्यों पढ़नी है? सबसे पहले अगर तुम कुछ भी चीज़ पढ़ो और कहीं भी पढ़ो और किसी से ही पढ़ो, सबसे पहले उससे क्वेश्चन ये पूछो कि हमें ये चीज़ पढ़नी क्यों है। पहले ये पूछो कि वाई, अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि कुछ ही फालतू में पढ़ते जाओ। और बहुत लोगों को एक केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, वो है कि अगर तुम्हें केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, इसका मतलब कि आपको वो चीज़ ढंग से नहीं पढ़ाई गई है या फिर आपने वो चीज़ ढंग से पढ़ी ही नहीं है। किसी ने सही कहा कि अगर आपको साइंस बोरिंग लगती है, इसका मतलब आपके टीचर ने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया है। तो 11th क्लास में हो, कोई बात नहीं। आइडियल गैस कोई भी क्लास, हम तो बोलते हैं अगर 6th 7th 8th किसी कोई भी क्लास की अगर बच्चा वीडियो देख लेगा, उसे भी ये टॉपिक समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने उन बच्चों को भी ये पढ़ाया, उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल निल रहते हैं पढ़ाई में, जैसे तैसे पास होते हैं, वो 90 के अबव लाते हैं, परसेंटेज नंबर आते हैं। इसलिए देखो, सबसे सिंपल सी बात है कि हम आइडियल गैस के बारे में क्यों पढ़ना है। पहली बात तो जो आइडियल नाम लिखा है वो दिमाग से निकाल दो। हमें सिर्फ पढ़ना है गैस इक्वेशन। सबसे पहले सोचो, गैस की इक्वेशन पढ़नी है।
अब हर चीज़ की इक्वेशन होती है, कुछ ना कुछ की होती है। जैसे अगर तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन सुना होगा, उसकी भी इक्वेशन होती है। वो सब छोड़ दो यार, इतना टेंशन नहीं लेना है। मोशन के बारे में पढ़ा था, उसकी 3 इक्वेशन पढ़ी थी क्या? नहीं। वो 3 इक्वेशन बी इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस यू स्क्वायर। आखिरकार ये 3 इक्वेशन क्या है? ये 3 इक्वेशन बताती हैं मोशन के बारे में। अगर तुम्हें इनमें से मान लो अगर तुम्हें 2 क्वांटिटी पता है तो तुम तीसरी निकाल सकते हो ना। इक्वेशन का क्या फ़ायदा होता है कि तुम उसके अननोन चीज़ फाइंड कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ नोन पता है। ऐसे अगर हमें पढ़ना है क्या, गैस इक्वेशन, मतलब गैस के बारे में जो बताए उसको हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। सबसे पहली बात है गैस। तो अब दिमाग तुम्हारे देखो, पहली बात जो गैस वर्ड आता है उसमें इन सिंगल गैस, कोई इस गैस को एयर समझने की भूल मत करना। क्या नहीं करना? इसको एयर समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो एयर होती है वो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे गैस जो हो सकती है वो होती है H2, O2, CO2 एक्सेट्रा, ऐसा डॉट डॉट बहुत सारी। लेकिन जो एयर होती है वो इन सब का मिक्सचर होती है। पहली बात हमने पढ़ा गैस। अब कोई भी 2 चीज़ होती हैं, एक आइडियल नाम की होती है और एक रियल नाम की होती है। आइडियल वो जो अपन सोचते हैं, दिमागी होती, इमेजिनरी होती है, जिसका बहुत ही कम वास्ता होता है रियल से। जैसे तुम्हारी भी कोई आइडियल इमेजिनेशन होगी कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। रियल लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें आखिरकार 2 कंडीशन आती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस की हेल्प से तुम रियल गैसेस में तुम पढ़ लोगे। जैसे मान लो हम लोग मकान बनाते हैं, कोई हाउस बनाते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले उसका हम क्या बनाते हैं, वो नक्शा बनाते हैं कि हमें आखिरकार कैसे क्या करना है, कैसे क्या रहना। फिर उसको हम रियल लाइफ में लाते हैं। मतलब ये ये अपनी इमेजिनेशन है और ये रियल लाइफ में इसे कन्वर्ट करना है। अगर देखो जितना ज़रूरी हो उतना तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज़ ढंग से सीखनी है तो पिछली वाली वीडियो देखो, क्योंकि एक वीडियो देखने से तो एक अगर एपिसोड देखो तो घर घर वो जो लेडीज़ देखती हैं ना, वो भी नाटक समझ में नहीं आते हैं। तो फिर भी पढ़ाई है, वो भी केमिस्ट्री है। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ ढंग से पढ़नी है तो चैप्टर की शुरुआत से देखो। क्या देखो? शुरू से देखो, तब जाके कोई चीज़ समझ में आएगी। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, सारी चीज़ तुम्हें सीरियल वाइज मिल जाएंगी। अब देखो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स थे, बॉयल्स लॉ। इनका जो लॉ था, उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब प्रेशर इंक्रीज करो वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। फिर इसके बाद क्या है, फिर आए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने किया वो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है, इनका कहने का मतलब है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। इनकी बात थी। अब तीसरे जो अवोगाड्रो है, ये तो बहुत ही बेहतरीन नाम है। इनने तो कुछ ज़्यादा ही चमत्कार और ज़्यादा ही मचा के रखा है। तो इनका था कि अवोगाड्रो अवोगाड्रो का कहने का मतलब था कि बी ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब एन कि अगर तुम नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, पहली बात जो मोल है इसको मोल नहीं समझो, क्योंकि अगर मोल जो नाम शब्द के ही तुम्हें कन्फ्यूजन होने लगती है। क्योंकि मोल में मोल कॉन्सेप्ट नाम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मोल की दिक्कत इस जगह है। तो एन की वैल्यू तुम्हें मोल अभी नहीं, तुम्हें इनिशियली समझना है क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गैस। क्या समझना? सिंपल सी क्वांटिटी समझना है। जैसे तो मैं कुछ देखो सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये कोई सिलेंडर है, ये 7 kg का है। इसका मतलब इसमें 7 kg कुछ ना कुछ है। ऐसी एन मतलब इसका मतलब है कि अगर तुम गैस की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तुम भी जानते हो कि जैसे बैलून रहता है, जितना ज़्यादा उसमें हवा भरते जाते हैं, जितनी ज़्यादा हवा भरते जाते हैं उतना बड़ा
होता जाता है, उतना ज़्यादा होता जाता है। अगर हम उसकी गैस निकाल दे उतना छोटा होता जाता है, सिंपल सी कहानी है। तो हमने इसका कह दिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल। सब जानते हैं कि जितनी हवा भरोगे उतना ज़्यादा बड़ा बैलून हो जाएगा, मतलब इससे बढ़ क्या रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इतना हम जानते हैं। ये तीसरी इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशन को हम नियम वाइज अच्छे से रख लेते हैं। मतलब इन सब का कहने का मतलब ये है कि हम देखना चाहें कि B इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू NT/P। यहाँ तक तो शायद किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि इतना तो अपन ने सबने पढ़ ही रखा है। तो अब आया मज़ेदार बात कि जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, क्या हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कहीं उसको जनरली लोग के मानते हैं। क्या मानते हैं? के मानते हैं। तो हमने निकाला KNT/P, सिंपल सा, इतना बात क्लियर है। अभी इसी के को, इस कांस्टेंट को यहाँ लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का नाम रखा गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद जो कांस्टेंट आता है उसका नाम रखा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे और निकाल के देखे प्रैक्टिकल, तो इसको बोला गया क्या, गैस कांस्टेंट। क्या बोला गया है? गैस कांस्टेंट। और जब हमने इसे सारी गैस पे अप्लाई करके देखा तो सब में इसकी वैल्यू सेम आई, मतलब किसी में भी चेंज नहीं हुई, चाहे तुम कोई भी गैस लो। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल मतलब सर्वोपरि, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसका अगर हमने ऐसे लिख लिया है तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। दिमाग में सबसे पहले खुरापाती तो ये होता है, भैया हमने तो इसकी वैल्यू भी देखी है, बहुत कुछ सुन भी रखा है कि R फलाना ढिकाना ढिमकाना। तो हमने कहा अच्छी बात, हम वैल्यू निकाल के बताते हैं। हमने कहा R इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ, BP/NT। R की क्या गई, BP/NT। अब मेन दिक्कत है, तो मैं समझ में आ रही कि R की वैल्यू भैया वो 8.314 कैसे आ जाती है। 8.314 तो मैं कैसे आती, वो आती STP पे। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे केल्विन में लिखना चाहो तो केल्विन में जो हम लिखते हैं 273.15 केल्विन। और जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड, वो प्रेशर होता है 1 बार। और अगर तुम पास्कल में लिखना चाहो तो पास्कल में तुम सिंपल सा लिख दो 10⁵ पास्कल। क्योंकि देखो टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है और प्रेशर की पास्कल होती है। अब हमें किसके लिए निकालना है, देखो। और हाँ, अब तुम जानते हो कि हम N की वैल्यू ले रहे हैं 1 मोल। कितनी ले रहे हैं? 1 मोल। अब तुम यहाँ N की वैल्यू 2 मोल भी ले सकते हो, 3 मोल भी ले, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, जितनी तुम्हें मोल लेनी हो। लेकिन तुम कहोगे भैया यहाँ तो फिर फंसे हम। तो जो B की वैल्यू, अगर तुम देखो 1 मोल लो तो B की वैल्यू लेना 22.4 लीटर। कितनी लेनी है? तुम्हें लेनी है 22.7, देखो 71098 लीटर। अगर तुम 2 मोल लो तो 22.71 इंटू 2 कर देना। अगर तुम 3 लेते हो तो 22.71 इंटू 3 कर देना। वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम जो जानते हैं कि 1 मोल इक्वल जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.71। कितने पे? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका मतलब है कि अगर तुम टेम्परेचर और प्रेशर अगर स्टैंडर्ड ना लो तो इसकी वैल्यू भी तुम्हें अलग देखने को मिलेगी। ये डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दिमाग के बारे में। तो R की वैल्यू हमने रखा, वॉल्यूम हमने रखा कितना है 22.71। अब इसको हम लोग क्या, देखो सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमें किस में चेंज करना है। देखो 1
मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा 1/1000 मीटर क्यूब, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर ये लीटर में से अगर मीटर में चेंज करना चाहोगे मीटर क्यूब में, तो कुछ नहीं 22.71 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तुम सिंपल सा चिपका देना और तुम्हारा आंसर हो जाएगा सब कुछ सही। इतनी चीज़ हम लोग क्लियर हो चुके हैं। हाँ, अब आर की वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए इतना टाइम लगा रहा था कि तुम्हें हर चीज़ समझ में आए। सिंपली मैं समझा आर की वैल्यू रखूँ, लेकिन इसके साथ तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, तुम खुद जान रहे होगे। देखो वॉल्यूम की वैल्यू 22.10⁻³ प्रेशर हम 10⁵ पास्कल रख रहे हैं, और नीचे हम क्या रख रहे हैं 1 मोल रख रहे हैं। और टेम्परेचर 273.15 रख रहे हैं। जो आर की वैल्यू तुम सॉल्व करके निकालोगे वो आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तुमने अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने तो बोला कि इसकी वैल्यू हर किसी के लिए सेम होती है, लेकिन कहीं कभार और कभी कभी हमने आर की वैल्यू क्या देखी है 8.20578 × 10⁻²। अब देखो यहाँ क्या है जूल पर केल्विन पर मोल है, तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट हमें देखने को मिलती है लीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पर केल्विन पर मोल। समझ रहे ना, मतलब यूनिट चेंज जो होती है, जो आर की वैल्यू होती है चेंज, वो जो इस रेफरेंस की वजह से चेंज होती है कि तुम कौन कौन सी क्या क्या यूनिट ले रहे हो। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। इतनी चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो आइडियल गैस की इक्वेशन आ गई है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, हर किसी को याद हो जानी चाहिए। PV = nRT। क्या है PV = nRT। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और यही इक्वेशन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों वेरिएबल की स्टेट बताता है, चारों वेरिएबल के बारे में बताता है। इसलिए इसका जो नाम रखते हैं वो बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि चारों लोगों की ये चार है ना P, B, N और T, इन चारों की क्या होता है स्टेट बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। और अब इसी को कई लोग क्या बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। मतलब नाम अनेक काम एक, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, इसका भी है। क्योंकि जो एक प्रूफ होता है कि P1 B1 T1 P2 B2/T2, इसको समझने के लिए तुम किस में जाना, वो जाना है अवोगाड्रो में। अवोगाड्रो वाली जो वीडियो डाली है उसमें देख लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। इस इक्वेशन देखो सुनो, अगर कोई NCERT खोले हो, NCERT की प्रॉब्लम नंबर है 5.3। कितनी है 5.3। उसमें कुछ ऐसा दिया है कि कोई टेम्परेचर है T1 की वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। और जो इसमें क्या बोलते हैं प्रेशर है P1 है, उसकी वैल्यू कितनी है वो है 760 mm मरकरी। अब बच्चे जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो प्रेशर में, क्योंकि साला कभी टॉर आ जाता है, कभी PSI आ जाता है, कभी पास्कल आ जाता है, कभी बार आ जाता है, ना जाने क्या क्या आ जाता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, वो यूनिट का कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। तो एक आध दिन हम यूनिट का कन्वर्जन पूरा अच्छे से करा देंगे। तो P1 है, T1 है, P1 है और PV = क्या होता है nRT होता है। इस इक्वेशन को याद ना को तो भी कोई दिक्कत नहीं। PV = nRT होता है, T1 रख दिया है, P1 रख दिया है और R तो कांस्टेंट है ही। तो अब तुम्हारे दिमाग में वो आ रहा होगा क्या, वो आ रहा होगा B1,
तो B1 दिया है बुक में, वो दिया है 6 ml। अब हम जो देखते हैं, इतनी 3 चीज़ें कांस्टेंट हैं और n की वैल्यू इनने गिवन नहीं है। अब जो अगली कहानी है वो कहानी है कि T2 की जो वैल्यू उन्होंने दी है, वो वैल्यू दी है, वो देखने को मिलती है 10 डिग्री सेल्सियस। और जो P2 की वैल्यू देखने को मिलती है, P2 की जो वैल्यू है वही हमें निकालनी है। और जो B2 की है, B2 की जो हमें देखने को मिलेगी वो निकली 640 ml। और यहाँ भी n की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब ये इनिशियल है और ये क्या चीज़ है, ये फाइनल है। इनिशियल और फाइनल है, इतनी सी बात सिंपल सी तुम्हें समझनी थी। अब ये क्वेश्चन था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mH ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर और इतना है। हाँ देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम 25 से 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो बताओ इस टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा। पहली बात ये है कि मान लो तुम गुब्बारा ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, बैलून ले जा रहे हो, नीचे से ऊपर ले जा रहे हो। तो अगर गुब्बारे में से हवा ना निकले, ना उसमें भरी जाए, ना उसमें से निकले और ना उसमें फिल करी जाए, तो गैस की क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब n की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना n की वैल्यू यहाँ है उतनी ही वैल्यू n की यहाँ है, पहली बात। तो हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं P1। तो यहाँ जो n की वैल्यू यहाँ माननी है वो मान लो n इक्वल टू x मान लो, यहाँ भी x मान लो, क्योंकि दोनों जगह एक वैल्यू है। P1 इक्वल टू B1 इक्वल टू x R T1 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, P2 B2 और x R T2, ये दूसरी इक्वेशन है। सिंपल सा तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे तुम डिवाइड करोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। P1 B1 P2 B2 T1 T2। अब आखिरकार तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है P2। तो P2 यहाँ लेके जाओगे तो T2 B1 P1 और B2 T1। इतनी सी सिंपल सी तुम्हारी इक्वेशन हो गई। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर तुम्हारा बेहतरीन तरीके से निकाल लेगा। जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 676.6 मीटर Hg। इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो कई बार देखना, क्योंकि बेटा 11th क्लास है, वो भी केमिस्ट्री। तो मुस्कुराइए, आप 11th क्लास में हैं। सबसे सिंपल सी बात मैं यही बोलता हूँ कि मुस्कुराइए, आप 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब एक जो रिलेशन देखने को मिलता है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेज सब्सटेंस। क्या मिलता है, डेंसिटी ऑफ एंड मोलर मास, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। सिंपल सा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे छोटे वर्ड लेके पूरी कहानी बनाएंगे। डेंसिटी, डेंसिटी तुम सब जानते हो गए, क्योंकि इसको हम सब बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मास। पहली कहानी। दूसरी बात, मूलर मास, नाम सुना सुना लग रहा है। डिटेक्टिव, पता लगा मूलर मास क्या है। मूलर मास सिंपल सा होता है, जैसे CH4 है, इसका मास और दोनों को ऐड कर दो, उसी का होता है मोलर मास। जैसे H2 का अगर तुम्हें मोलर मास निकालना हो तो तुम सिंपल सा निकाल सकते हो, पहले H2 का निकाल लो फिर O का निकाल लो। हाइड्रोजन का जो मोलर मास तुम्हें देखने को मिलता है, H और H होता है, इसका मोलर मास होता है 2। ऐसी पूरी कहानी तुम देखते जाओगे, तुम्हें मोलर मास धीमे धीमे सारा समझ में आ जाएगा। अगर तुम इसका मोलर मास निकालना चाहो H2 का, तो 2 +
16 18 हो जाता है। इसका निकालना चाहो तो 12 + 4 16 हो जाता है। सब लोग जानते होंगे मोलर मास कैसे निकाला जाता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। तो अब जो हम आगे बढ़ते हैं, इसका टॉपिक धीमे धीमे क्लियर करते हैं। इतनी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। PV = nRT, जहाँ भी गैस की बात हो ये वाली इक्वेशन तो ठपाक के आ जाएगी। पहली कहानी। अब प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल मतलब एक क्वांटिटी है। क्या है? एक क्वांटिटी है। ये आर गैस, ये तो कैंटन। अब देखो सिंपल से इसको हम बहुत और डिटेल में समझाते हैं। जैसे मान लो एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे की बाउंड्री पे जो प्रेशर लग रहा है बाय द गैस, जो गैस के द्वारा इस बाउंड्री प्रेशर लगा रहा है उसी को हम P बोलेंगे। इस गैस का जो भी वॉल्यूम है उसको हम B बोलेंगे। इस बैलून का जो भी वॉल्यूम है उसको हम B बोलेंगे। हाँ, और तीसरी बात, इसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, उसे हम N बोलेंगे। इस गैस का जो भी टेम्परेचर है उसे हम T बोलेंगे। अब यहाँ तो हर कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन मेन दिक्कत होती है वॉल्यूम में कि अगर वॉल्यूम हम कैसे निकालें। तो अगर मान लो कोई गुब्बारा है, दिवाली सब लोग खेलते हैं, होली में पानी वाला गुब्बारा होता है। तो मान लो इतना हमने पानी से फिल कर लिया है। कितना कर लिया? पानी से इतना हमने क्या कर लिया है? फिल कर लिया है। अब बताओ बेटा वॉल्यूम इसका क्या होगा? ये रेड पार्ट होगा या ग्रीन पार्ट होगा या फिर पूरा होगा? तो ज़्यादातर जो बच्चे लगाते हैं उनको पता रहता है, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन बेटा बच्चा ऐसा तो है नहीं है। जैसे अगर मान लो तुम किसी होटल में रहते हो तो तुम उस कमरे का किराया देते हो जिसमें तुम रहते हो, ना कि पूरे होटल का। होटल में तो घंटा कुछ भी होता है। अपन को होटल तो कितनी बड़ी रूम की हो में मतलब नहीं, जिस तुम रूम जहाँ तुम अपना वॉल्यूम, जहाँ तुम स्पेस ऑक्यूपाई करते हो ना, वही तुम्हारा वॉल्यूम होता है, उसी चीज़ का किराया देते हो। तो जितने में एक गैस है उतना ही हम वॉल्यूम लेंगे, ना कि हम पूरा लेंगे, ना कि हम ग्रीन वाला लेंगे। मतलब रेड वाले को ही हम वॉल्यूम मानेंगे गैस के। जितने में गैस है उतने का वॉल्यूम माना जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। तो हमने इतनी बात हो गई है क्लियर। इस पे आ जाते हैं। N की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। सिंपल सी इस इक्वेशन को यहाँ लो, पकड़ लो। PV = m/m/RT। अब देखो सुनो, इतनी सी बात तुमने क्या कर दी है? क्लियर हो गई है। अब देखो सबसे पहले एक जो तुम चीज़ देखोगे डेंसिटी में, एक तुम चीज़ कॉमन देखोगे कि हम जनरली वॉल्यूम से क्या करते हैं? डिवाइड। मतलब किसी भी चीज़ अगर तुम्हें डेंसिटी निकालनी तो उसे वॉल्यूम से क्या कर दो? डिवाइड। तो हमने लिया ये, तो मोलर मास यहाँ आ जाएगा, मोलर मास। RT की वैल्यू यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम। ये वही मास है जो गैस का मास है, मतलब मास ऑफ गैस। मतलब आखिरकार गैस कितनी वजनी है उसी चीज़ को हम ले रहे हैं, ध्यान में रखना। मोलर मास जो होता है ना m, ये कांस्टेंट ही रहता है। जैसे हाइड्रोजन है, H2 गैस है, चाहे तुम 1 kg लो तब भी इसका मोलर मास 2 ही रहेगा। चाहे तुम 10 kg लो तब भी इसका मोलर मास 2 ही रहेगा। चाहे तुम 1000 kg भी ले लो ना तब भी इसका मोलर मास 2 ही रहेगा। तो आखिरकार मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो PM/RT = डेंसिटी। PM/RT = D। थोड़ा याद हो जाना चाहिए। PM/RT = D। दिमाग में कुछ चमका हो तो बताओ बेटा, इंटरेस्टिंग बनाया है, समस्या हो तो अच्छी बात है। इतनी चीज़ हम लोग क्लियर हो चुके हैं। आखिरकार इसकी हेल्प से मोलर मास तो
क्या हो गए हैं, मोलर मास तुम इजी अब निकाल सकते हो। कैसे, इसकी हेल्प से ही तुम मोलर मास निकाल सकते हो। तो m इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। तो मोलर मास का एक फॉर्मूला और तुम्हें देखने को मिल गया है कि अगर तुम्हें किसी गैस की डेंसिटी पता हो, आर तो पता ही होता है, टेम्परेचर पता हो और प्रेशर पता हो, तुम उसका मोलर मास निकाल सकते हो। इतनी सी बात शायद तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी को दिमाग में कभी डाउट्स रह जाए तो बेहिचक पूछ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से इसे डिस्क्राइब करेंगे।